हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मैं यहाँ पे देखूंगा सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कॉम्पोनेंट नंबर 6। लास्ट वाले वीडियो में ये प्रॉब्लम आपको दिया था, तो इस वाले प्रॉब्लम को जब मैं बनाया था तो फ्रेम किया था। बेसिकली ये प्रॉब्लम जो मैंने फ्रेम किया था वो मैकेनिकल और सिविल दोनों का जो प्रीवियस गेट एग्जाम का प्रॉब्लम था थिन सिलेंडर का, दोनों को ध्यान में रखते हुए उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फ्रेम किया था, ताकि आप अगर मैकेनिकल वाले हो तो आप अगर मान लो आपने अगर प्रैक्टिस किया हुआ है अपना सॉम अगर, या फिर आप सिविल वाले हो आपने अपना प्रीवियस गेट एग्जाम को प्रैक्टिस किया हुआ थिन सिलेंडर को, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा देख के लगेगा कि ये तो सिमिलर प्रॉब्लम इस टाइप का क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया हुआ हूँ। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होगा वो दोनों के प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, मैकेनिकल में भी आया हुआ है प्रीवियस गेट में और सिविल में भी आया हुआ है प्रीवियस गेट में, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आप जब बनाऊंगा तो आप जाके मैच भी कर सकते हो, तो आपका वो दोनों प्रॉब्लम आपका क्लियर हो जाएगा। दोनों ही बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम आया था, उसके बेसिस पे लिए थे यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई किया है, दैट इज वेरी गुड, वेल ट्राइड। बट कुछ लोगों का ना कंसेप्ट उतना सही नहीं था या उतने बेस्ट वे में सोच नहीं पा रहे थे, आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आ गया था। बिकॉज प्रॉब्लम में कहाँ पे ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट दिया था जिस पॉइंट के कारण आप डिफिकल्टी में आ गए, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं बन पा रहा था या बना रहे हो तो आप गलत बना रहे हो, कहाँ पे आप गलत सोच रहे हो, उस वाले पॉइंट के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ और इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे दिया था थिन प्रेशर वेसल आपको दिया था, दैट इज थिन सिलेंडर दिया हुआ था जिसमें वाटर फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर। साथ ही साथ ये ऊपर के साइड में क्या किया हुआ, सस्पेंडेड किया हुआ है, राइट, सस्पेंडेड है यहाँ पे। साथ में इसमें एक्सियल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाइड है यहाँ पे। और वाटर का डेंसिटी दिया हुआ था 1000 kg per meter cube, जी का वैल्यू दिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ था। और साथ ही साथ पूछ रहा था यहाँ पे एट पॉइंट P, एक पॉइंट यहाँ पे P दिया हुआ है एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बेस, एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर एक पॉइंट दिया है P। उस पॉइंट P के ऊपर यहाँ पे बोला था इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, राइट, यहाँ पे इस वाली लाइन को आप पढ़ोगे, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट पॉइंट P। यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर आपको क्या करना है, प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा था। प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको प्रोड्यूस करना है, वैसे कंडीशन में व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ F, F का वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन, यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था। एक और नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, द फॉर्मूला ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे द फॉर्मूला ऑफ हुप स्ट्रेस कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट अलोंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आप हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो अलोंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे साफ साफ ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको F का वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, F इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन, F का वैल्यू कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन। तो सबसे मैं यहाँ पे देखूंगा कि प्योर शियर का क्या मतलब होगा, व्हाट डू वी मीन बाई प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो अगर मैं प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस को अगर देखता हूं तो प्योर शियर के लिए आप ऐसा देख पाओगे, जनरली हम लोग जो प्योर शियर के लिए स्ट्रेस एलिमेंट बनाते हैं वो इस टाइप का जनरली हम लोग बनाते हैं। अगर मान लो प्योर शियर की मैं बात करता हूं तो प्योर शियर जो होगा उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस कुछ इस टाइप का होता है, जहां पे सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लगा हुआ है मान लो, तो इस टाइप का स्टेट ऑफ स्ट्रेस आता है। तो इसका अगर मैं मोहर सर्कल अगर देखूं, यहाँ पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस का अगर मैं मोहर सर्कल देखूंगा, राइट, सिग्मा वर्सेस टाउ के लिए, सिग्मा वर्सेस टाउ, तो इसका जो मोहर सर्कल है वो कुछ इस टाइप का आ जाता है, प्योर से स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाता है, जहां पे ओरिजिन पे सेंटर रहता है और ये जो है चारों रेडियस बन जाता है। यहाँ पे ऑल आर रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस हो जाता है। और अगर मान लो ये टाउ एक्स वाई है, सो व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई, रेडियस जो है वो टाउ एक्स वाई के इक्वल जाता है। तो दिस इज नोन एज मोहर सर्कल फॉर प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस। प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि मोहर सर्कल ऐसा बनता है कि मोहर सर्कल का जो सेंटर होगा ना वो ओरिजिन पे लाई करता है, इसी को बोलते हैं मोहर सर्कल फॉर प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। तो प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब डेफिनेटली अगर मोहर सर्कल में इसका बनाऊंगा तो मोहर सर्कल ऐसा ही बनना चाहिए जो प्योर शियर को रिप्रेजेंट करता हो। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हो गया कि मैं प्योर शियर के बारे में डिस्कस कर लिया कि प्योर शियर का मोहर सर्कल कैसा बनेगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं बनाना चाहूंगा तो यहाँ पे जो डेफिनेटली मोहर सर्कल बनने वाला होगा वो ऐसा ही बनेगा, किसी दूसरे टाइप का नहीं बनेगा, सबसे पहला वाला पॉइंट। अब देखेंगे यहाँ पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। ये जो पॉइंट P है उसके ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, दैट मीन्स उसके ऊपर कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, क्या उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है, क्या उसके ऊपर शियर स्ट्रेस आ रहा है, और अगर नॉर्मल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस आ रहा है तो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर पॉइंट P वाले पॉइंट पर स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसा आएगा उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लो अगर एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करते हैं, पहले सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर इस सिलेंडर में अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रहा हो तो इस सिलेंडर को क्या करेगा बताना, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएगा यहाँ पे। तो सिलेंडर के वॉल्स में क्या होगा, इस एक्सटर्नल लोड के कारण, इस F के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेस आने वाला है यहाँ पे। तो कंप्रेसिव, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस सबसे पहली बात आ जाएगा जो कि वहां पे कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाता हूं फॉर पॉइंट P, स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर पॉइंट P, स्टेट ऑफ स्ट्रेस
फॉर पॉइंट P। तो अगर मैं पॉइंट P के लिए अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखूं तो वैसे कंडीशन में कैसा हो पाएगा, स्टेट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे पॉइंट P बनाया और उस पॉइंट P पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो होगा, एक्सियल डायरेक्शन में आपके पास जो आने वाला है वो इस टाइप से आने वाला है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आपके पास आने वाला है फॉर सिग्मा, दैट इज डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसको बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस आ जाएगा। दूसरा ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स के कारण, देख लिए कौन सा स्ट्रेस आएगा और कौन से डायरेक्शन में आएगा, नेचर उसका कैसा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, वो भी कंप्रेसिव नेचर का प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं इसके अंदर जो लिक्विड है, थिन सिलेंडर, ऑलरेडी आपने थिन सिलेंडर पढ़ा हुआ है, थिन सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड होता है यानी जो फ्लूइड होता है उसके कारण क्या होता है बताना। आप जनरली 3 डायरेक्शन में स्ट्रेस आता है, रेडियल स्ट्रेस आता है आपके पास, एक्सियल स्ट्रेस आता है, साथ ही साथ हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आएगा। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, थिन सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं थिन सिलेंडर की बात करूंगा तो थिन सिलेंडर के टॉपिक में हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं कि जनरली आपको जो रेडियल स्ट्रेस होता है सिग्मा आर, रेडियल स्ट्रेस, वो ऑलमोस्ट उसको हम लोग 0 कर देते हैं यानी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो नहीं आता है। बाकी थिन सिलेंडर में आपके पास 2 स्ट्रेस बच जाता है, एक बच जाता है एक्सियल स्ट्रेस बच जाता है और दूसरा बच जाता है हुप स्ट्रेस या जिसको आप सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। मैं सिग्मा ए को बोल रहा हूँ एक्सियल स्ट्रेस अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और सिग्मा थीटा जो उसको बोल रहा हूँ हुप स्ट्रेस बोल रहा हूँ, दैट इज अलोंग द सरकमफ्रेंस, दैट इज सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी यहाँ पे उसको बोल रहा हूँ, या फिर हुप स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस भी उसको यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो 2 डायरेक्शन का स्ट्रेस आपका एग्जिस्ट करेगा और रेडियल आपका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है यहाँ पे। तो दोनों ही डायरेक्शन में देखेंगे, एक एक्सियल डायरेक्शन में और दूसरा कैसा हो जाता है, और ये दोनों का जो नेचर होता है, दोनों का ही नेचर टेंसाइल होता है यहाँ पे, दोनों का नेचर कैसा होगा बताना, टेंसाइल हो जाएगा यहाँ पे। तो दोनों अगर टेंशन टाइप का है, दोनों का नेचर अगर टेंसाइल है, वैसे कंडीशन में बोल पाऊंगा। डायरेक्शन क्या होगा, टेंसाइल हो गया, डायरेक्शन कौन कौन से डायरेक्शन में, तो अगर पॉइंट P है तो एक तो क्या हो जाएगा एक्सियल डायरेक्शन में हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में टेंसाइल, और दूसरा सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो एक जो हो जाएगा आपके पास वो एक्सियल डायरेक्शन में आ जाएगा और वो भी टेंसाइल नेचर आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिग्मा ए आ जाएगा एक्सियल, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और उसका नेचर कैसा होगा बताना है यहाँ पे, सिग्मा ए टेंसाइल नेचर हो जाएगा। दूसरा जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आएगा, बिकॉज हम लोग थिन सिलेंडर का पढ़े हुए हैं तो जनरली हम जानते हैं थिन सिलेंडर में तीनों ही स्ट्रेस सिग्मा आर, सिग्मा ए और सिग्मा थीटा, रेडियल, एक्सियल और सरकमफ्रेंशियल दैट इज हुप स्ट्रेस, तीनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। अगर एक एक्स एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में है, दूसरा वाई एक्सिस में, तीसरा जेड एक्सिस में होगा। तो सिग्मा आर को तो छोड़ देते हैं, बाकी 2 बच जाएगा, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर एक इस डायरेक्शन में आया तो दूसरा वाला जो होगा वो भी टेंशन नेचर का होगा, और इस वाले डायरेक्शन में आ जाएगा आपके पास सिग्मा थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पे लगा दिए सिग्मा थीटा। सो दिस इज हुप स्ट्रेस। तो यहाँ पे जितना भी स्ट्रेस आने वाला था उस पॉइंट P के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर बेसिकली 3 ही स्ट्रेस आता, एक्सियल स्ट्रेस आता टेंशन का, सरकमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस आता वो भी टेंसाइल होता, और साथ में डायरेक्ट वो जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो F, उसके कारण क्या होगा, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, दैट इज सिग्मा D, फोर्स अपॉन एरिया, उसको मैं यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फोर्स, यहाँ पे 3 स्ट्रेस आ गया है पॉइंट P के ऊपर, जहाँ पे मैं सिग्मा D को यहाँ पे लिख रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो टोटल आपके पास 3 स्ट्रेस आ गया है। इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये मान लो, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि सिग्मा D जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू, राइट, लेट एज्यूम कर रहा हूँ कि सिग्मा D जो है वो ग्रेटर देन सिग्मा A है। वैसे कंडीशन में अगर मैंने यहाँ पे थोड़ी के लिए मान लो एज्यूम कर लिया लेट, वैसे कंडीशन में पॉइंट P जो होगा उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसा आ जाएगा, पॉइंट P का स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिग्मा D माइनस सिग्मा A आ जाएगा, और यहाँ पे इस टाइप से, और ये जो हो जाएगा आपके पास सिग्मा थीटा यहाँ पे हो जाएगा। सो हियर वी हैव सिग्मा थीटा, ये आ गया आपके पास सिग्मा थीटा। तो ये इस टाइप से स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, एक डायरेक्शन में आपका टेंसाइल, दूसरे में कंप्रेसिव आ रहा है, यहाँ पे आ गया है। और बात यहाँ पे ये करना था कि वो जो पॉइंट P था, उस पॉइंट P के ऊपर आप यहाँ देखोगे, उस पॉइंट P के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो होना चाहिए था वो प्योर शियर होना चाहिए था। प्योर शियर मतलब उसका मोहर सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा कि उसका जो ओरिजिन पे उसका सेंटर आना चाहिए मोहर सर्कल का। तो यहाँ पे भी देखो, अगर इस वाले में अगर मैं बनाना चाहता हूँ, इस वाले को अगर प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस बनाना चाहूंगा तो वैसे कंडीशन में क्या हो पाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भी शियर स्ट्रेसेस नहीं है, 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस है। तो वैसे कंडीशन में ये प्योर शियर कब बन पाएगा, व्हेन दिस विल बी प्योर शियर। तो अगर इसको अगर मुझे प्योर शियर अगर मान लो स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर रिप्रेजेंट करना है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर मान लो कोई भी अगर स्ट्रेस एलिमेंट है जहाँ पे अगर मान लो सिग्मा एक्स लग रहा है और साथ ही साथ अगर मान लो यहाँ पे सिग्मा वाई लग रहा है, अगर इस वाले तरीके से अगर लगा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में अगर प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, वैसे कंडीशन में मैग्नीट्यूड वाइज जो आपका सिग्मा एक्स होगा
वो सिग्मा वाई के बराबर होगा, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट दोनों का डायरेक्शन कैसा अलग अलग है, एक टेंशन दूसरा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा। वैसे कंडीशन में ये प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे बन जाएगा प्योर शियर स्टेट। तो इस वाले का अगर आप मोहर सर्कल ड्रॉ करोगे ना, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, सपोज ये भी सिग्मा के इक्वल है और ये भी सपोज सिग्मा के इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एक टेंशन दूसरा कंप्रेशन, वैसे कंडीशन में अगर आप इसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस यानी मोहर सर्कल बनाओगे तो एक्जैक्टली ऐसा बनेगा जिसका जो सेंटर होगा ना मोहर सर्कल का वो ओरिजिन के ऊपर आएगा। वैसे कंडीशन में आप यहाँ पे बोलोगे, अगर ओरिजिन के ऊपर आता है तो वैसे कंडीशन में आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्योर शियर का है, बिकॉज प्योर शियर का ऐसा ही बनना चाहिए, सेंटर जो होना चाहिए मोहर सर्कल का ओरिजिन पे आएगा, तो इस वाले का भी जो सेंटर आएगा वो ओरिजिन पे ही आएगा। इसका सीधा सा मतलब है ये वाला कंडीशन प्योर शियर को तभी रिप्रेजेंट करता है जब आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन दोनों का कैसा होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। एक होना चाहिए टेंशन, दूसरा होना चाहिए कंप्रेशन। यहाँ पे भी देखो ऐसा है, एक है टेंशन दूसरा है कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड बस मुझे क्या करना है, इक्वल करना है। सो फॉर प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो अगर प्योर शियर की बात करूंगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई होना चाहिए, दैट मींस दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। सिग्मा डी माइनस सिग्मा ए शुड बी इक्वल टू सिग्मा थीटा हो जाना चाहिए, जहां पे सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस है, सिग्मा ए एक्सियल स्ट्रेस है और सिग्मा थीटा जो है यहाँ पे हुप स्ट्रेस है। यहां तक तो मैं आ गया हूं। अब सिग्मा डी जो है वो मेरे लिए इजी है, सिग्मा डी, सिग्मा ए और सिग्मा थीटा तीनों को कैलकुलेट करूंगा और तीनों को कैलकुलेट करने के बाद यहां से निकालूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, एफ का वैल्यू क्या है। आगे यहाँ पे एक और नोट पॉइंट दिया था, देखो प्रॉब्लम बहुत ही ट्रिकी है, प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपसे गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस करूंगा आप कहाँ पर मिस्टेक कर पा रहे हो या कहाँ पे मिस्टेक कर दे रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी ये प्रॉब्लम गेट एग्जाम में आया हुआ है, बहुत लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया हुआ होगा, उसके बाद भी कहाँ गलत कर रहे हैं उसको देखते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है द फॉर्मूला ऑफ हुप स्ट्रेस इन थिन वॉल सिलेंडर कैन बी यूज्ड एट ऑल द पॉइंट्स अलोंग द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आप हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं हुप स्ट्रेस के फॉर्मूला की बात करूं तो आपके पास थिन सिलेंडर में दो फॉर्मूला होता है। अगर मैं हुप स्ट्रेस सिग्मा थीटा की बात करूं तो ये आपके पास होता है पी आर बाई टी होता है, जहां पी जो होगा प्रेशर होगा, आर जो होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा, टी थिकनेस ऑफ सिलेंडर हो गया। और सिग्मा ए की बात करूं, एक्सियल स्ट्रेस की बात करूं तो ये आपके पास होता है पी आर डिवाइडेड बाई 2t हो जाता है। ये दो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे नोन होता है। तो जनरली स्टूडेंट ने यहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं ध्यान देना, देखो ये वाले पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, बाकी का पूरा फोर्स का कैलकुलेशन या जो स्ट्रेसेस है उसका कैलकुलेशन पॉइंट पी पे करना है। नो, पॉइंट पी पे कितना प्रेशर है अगर उसकी बात करूं तो ये आप देखोगे लिक्विड का ये फ्री सरफेस है, यानी यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया बताना, इस पॉइंट पे प्रेशर हो गया 0 हो गया गेज के टर्म्स में। अब मेरे को इस पॉइंट प्रेशर निकालना है एट हाइट ऑफ 1 मीटर, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना आ रहा है बताना, ये हाइट जो आ रहा है आपके पास 1 मीटर का हाइट आ रहा है। सो अगर इस वाले पॉइंट पे प्रेशर अगर 0 है तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट पॉइंट पी। इस वाले पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा कि प्रेशर कितना आ रहा है तो आप वहां पे प्रेशर निकाल सकते हो पॉइंट पी के ऊपर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो वो प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा, सो प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच आ जाएगा। तो आपके पास जो प्रेशर आ जाएगा P, रो का वैल्यू आपके पास है 1000, जी का वैल्यू 10 है और यहाँ पे हाइट आपके पास कितना आ गया है 1 मीटर आ गया है, रो जी इंटू कितना आ जा रहा है, एच आ जा रहा है। तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे रो जी एच, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 किलो, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 किलो पास्कल आ जाएगा, यहाँ पे 10 किलो पास्कल ये आ गया आपके पास, तीनों को मल्टीप्लाई करके 10 किलो पास्कल आपके पास आ जाता है प्रेशर। ये आ गया उस पॉइंट पे प्रेशर आ गया, रेडियस का वैल्यू आपको 1 नोन है और थिकनेस जो है आपको 1 mm यहाँ पे नोन है। इन सभी को पुट करके आप क्या कर सकते हो, सिग्मा थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और सिग्मा ए का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मान लो मैं सिग्मा थीटा का वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले, राइट, सपोज अगर मैंने निकाला है सिग्मा थीटा का वैल्यू, तो सिग्मा थीटा अगर मैं निकालता हूँ तो सिग्मा थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे पास वो किस टाइप से हो जाएगा, सो सिग्मा थीटा विल बी, तो सिग्मा थीटा आपके पास पी आर बाई, ये आ जाएगा पी आर बाई टी हो जाएगा। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पी का वैल्यू आपके पास है दैट इज 10 किलो पास्कल और यहाँ पे आर का वैल्यू 1 है और टी का वैल्यू 1 mm है। तो वैसे कंडीशन में आप अगर पुट करोगे सभी वैल्यूज को तो सिग्मा थीटा का वैल्यू आपके पास आएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और राइट, और सॉरी 10 मेगा पास्कल आ जाएगा, 10 मेगा पास्कल, 10 मेगा पास्कल। आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, सभी चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना, पी का वैल्यू रखना 10,000, आर का वैल्यू रखना 1 और टी का वैल्यू रखना 1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, क्योंकि टी जो है ना 1 mm दिया है उसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखना। वैसे कंडीशन में सिग्मा थीटा आपके पास आएगा 10 मेगा पास्कल आ जाएगा। तो 10 मेगा पास्कल ये वैल्यू आपके पास आ गया है सिग्मा थीटा का। अगर आपने सिग्मा ए अगर निकाला, एक्सियल स्ट्रेस निकाला, अगर इस वाले फॉर्मूले में पुट करके
पी आर बाई 2t। तो यहाँ पे जो आपके पास जो सिग्मा ए आने वाला है वो कैलकुलेट करने से फॉर्मूले के हिसाब से 5 मेगापास्कल आ जाएगा, और आप यहीं पे गलत कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। तो ये वाला रॉन्ग हुआ, यानी सिग्मा थीटा का वैल्यू 10 मेगापास्कल, जो हुप स्ट्रेस का वैल्यू 10 मेगापास्कल चलेगा, इट्स ओके, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट एक्सेल स्ट्रेस का वैल्यू अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हो, देखो आप ये वाला फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो इस वाले प्रॉब्लम में तो सही है, लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये गलत है। बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज देखोगे ध्यान से, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, the formula of hoop stress in thin wall cylinder can be used at all the points along the height of the container। इसका मतलब आप hoop stress का फॉर्मूला कहीं पे भी यूज कर सकते हो along the height of the cylinder, बट आप एक्सेल स्ट्रेस का फॉर्मूला कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो along the height of the cylinder। बिकॉज डिफरेंस है, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं थिन सिलेंडर को तो ये जो फॉर्मूला एज्यूम किया हुआ होता है वो किसी दूसरे एजम्पशन पे होता है, राइट। वहां पे एजम्पशन ये होता है कि थ्रू आउट द कंटेनर आपका प्रेशर कैसा होता है बताना, यूनिफॉर्म होता है, बट यहाँ पे प्रेशर आपका यूनिफॉर्म नहीं है। आप देखोगे प्रेशर जो है ना हाईएस्ट वाले पॉइंट पे, यहाँ पे प्रेशर 0 है, उसके जैसे से आप नीचे आते जा रहे हो प्रेशर आपका क्या होते जा रहा है बताना, इंक्रीज होते जा रहा है, रो जी एच। तो वो एजम्पशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इसलिए उसने साफ साफ लिख दिया था कि आप सिर्फ, देखो हिंट भी किया हुआ है यहाँ पे प्रॉब्लम में, गेट एग्जाम का प्रॉब्लम भी ऐसे ही आया था, वहां पे ऐसे हिंट किया हुआ है कि आप सिर्फ हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन आप एक्सिस स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते एक्सिस स्ट्रेस का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट से उसको बनाना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सिस स्ट्रेस। बिकॉज अगर आप एक्सिस स्ट्रेस अगर नहीं निकालोगे तो वैसे कंडीशन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। हुप स्ट्रेस आपके पास आ गया है, डायरेक्ट भी आप निकाल लोगे, और आपको निकालना पड़ेगा एक्सिस स्ट्रेस, आपको निकालना पड़ेगा। देखते हैं एक्सिस स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सिस स्ट्रेस। सो सिंस आई नो एक्सिस स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा फोर्स, राइट, लोड डिवाइडेड बाई, तो ऐसा बोल पाऊंगा यहाँ पे लोड डिवाइडेड बाई एरिया क्रॉस सेक्शन। लोड कितना आएगा बताना है यहाँ पे। अब देखोगे एक्सेल डायरेक्शन में अगर ये सस्पेंडेड है, ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये सस्पेंडेड है वैसे कंडीशन में क्या होगा, ये जो वाटर अंदर रखा हुआ है इस वाटर का जो भी वेट होगा जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, वो वेट के कारण क्या होगा, इसके ऊपर एक्सेल डायरेक्शन में स्ट्रेस आ जाएगा जो टेंशन नेचर का आएगा। तो वैसे कंडीशन में जो भी इसका वेट आने वाला होगा, वेट ऑफ दिस वाटर, इस वाटर का जो वेट होगा, वेट फोर्स का काम करेगा, वेट जो होगा यहाँ पे लोड का काम करेगा, फोर्स का काम करेगा, दिस वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो आपका बन जाएगा एक्सेल स्ट्रेस बन जाएगा। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, राइट, वेट डिवाइडेड बाय एरिया, तो आपके पास आ जाएगा वेट डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू टी, जहाँ पे टी थिकनेस हो जाएगा, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये वैल्यू ऑफ सिग्मा ए अगर यहाँ से निकालते हो एक्सेल स्ट्रेस, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो आपके पास आएगा वो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ, आप वेट का वैल्यू पुट कर लो जो भी उसका वेट है, तो वेट आप निकाल सकते हो वाटर का, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वेट। अगर वाटर का अगर आप वेट निकालना चाहोगे तो वेट हो जाता है आपके पास वेट ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर, दैट इज राइट गामा, दैट इज रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, रो इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो आप आराम से निकाल पाओगे वेट, रो का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है, और वॉल्यूम इस सिलेंडर का कंटेनर में, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, उस वाटर का वॉल्यूम आप आराम से निकाल सकते हो, क्या है, बिकॉज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर एच मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर, पूरा वॉल्यूम निकालना है वाटर का क्या वॉल्यूम है, और उस वॉल्यूम को यहाँ पे पुट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा वॉल्यूम निकालना है, हाइट 1 मीटर या 1 मीटर का, ऐसा नहीं है, पूरे लिक्विड का वेट लग रहा है वहां पे जाके बेस के ऊपर, उसके कारण टेंशन आ रहा है सिलेंड्रिकल में, तो पूरे लिक्विड के कारण जो वेट होगा वो आपको वेट निकाल के यहाँ से वेट निकाल लेना है। आप अगर वेट वहां से अगर निकाल लेते हो उस फॉर्मूले से, उस वेट को यहाँ पर रखोगे 2 पाई आर इंटू टी, आर का वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, दैट इज 1 मीटर, टी का वैल्यू आपको गिवन है 1 mm। सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप पुट कर देते हो, इसको न्यूटन में पुट करना, इसको मीटर में और इसको भी मीटर में पुट करना, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू भी आपको 10 मेगापास्कल सॉल्व करके आएगा, दैट इज 10 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना वैल्यू आ जाएगा 10 मेगापास्कल। तो आप देखोगे सिग्मा थीटा हुप स्ट्रेस भी आपके पास आ रहा है 10 मेगापास्कल, ये वाला वैल्यू सिग्मा ए भी आपके पास कितना आ रहा है बताना, 10 मेगापास्कल, दोनों आ रहा है 10 मेगापास्कल, तो ये आ गया, ये आ गया। सिग्मा डी का वैल्यू आपको मैं पहले बता दिया हूँ, व्हाट इज सिग्मा डी, डायरेक्ट स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, प्रॉब्लम आप आगे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखेंगे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। सिग्मा डी जो है वो है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया है आपके पास 2 पाई आर इंटू टी, बिकॉज वही वाला एरिया 2 पाई आर इंटू टी, बिकॉज ये क्या है थिन सिलेंडर है, तो थिन सिलेंडर को अगर आप टॉप से देखते हो तो थिन सिलेंडर को टॉप से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे देखना थिन सिलेंडर जो है वो टॉप से ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में मेटल है, यहाँ पे ये आपके पास मेटल है, और बीच में मेटल नहीं है, बीच में क्या है वहाँ पे वाटर फिल्ड अप है, तो वाटर का एरिया नहीं ले रहा हूँ मैं, सिर्फ मेटल का एरिया ले रहा हूँ ना, यहाँ पे इस टाइप से, तो मैं क्या ले रहा हूँ, सिर्फ मेटल का एरिया ले रहा हूँ, तो रेडियस है ना 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई टी, ऐसा हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई आर टी हो जाएगा, तो ये आ गया एफ डिवाइडेड बाई 2 पाई आर टी।
माइनस, राइट, और रेडियस को यहाँ पे ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे रेडियस को आप रख लोगे mm में और इसको भी रख लोगे mm में, न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑलरेडी मेगापास्कल बन जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका सिग्मा ए का वैल्यू कितना आ गया 10 मेगापास्कल, तो 10 रख लिए, इज इक्वल टू सिग्मा थीटा का वैल्यू भी यहाँ पे कितना रख लिए 10 यहाँ पे रख लिए। वैसे कंडीशन में आप ये वाला वैल्यू यहाँ के ऐड हो जाएगा, सो व्हाट इज दिस वैल्यू f, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ के ऐड हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई RT आ जाएगा, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई r का वैल्यू 1 मीटर है, मैं उसको 1000 mm लिख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 1000, और मल्टीप्लाइड बाई t का वैल्यू 1 mm है, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख दिया। वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका f का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे और आपका f का जो वैल्यू आ जाएगा, f विल बी इक्वल टू, आपका जो f का वैल्यू आ जाएगा 125.6, या ऐसा आएगा 125.6 इंटू 10⁻³ आएगा, दैट इज f का वैल्यू आ रहा है आपका 125.6 किलो न्यूटन, इतना वैल्यू आ रहा है f का। दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया है बाहर से कंप्रेसिव नेचर का, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स जो लगाया है, अगर 125.6 किलो न्यूटन का होता है, वैसे कंडीशन में उस पॉइंट P के ऊपर, आप यहाँ पे देखोगे, वैसे कंडीशन में उस पॉइंट P के ऊपर जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा वो प्योर शियर का होगा, दैट मीन्स उसका जो मोहर सर्कल बनेगा उसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे आएगा, यहाँ पे ऐसा बोलेंगे। 4 ऑप्शंस भी यहाँ पे दिया हुआ था, राइट, 94.2, 125.6, 188.4, नन ऑफ दिस यहाँ पे दिया था, तो आपका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आ गया है। तो अब देखोगे प्रॉब्लम जो था आप ऐसा भी सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बट कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हमको सीखना भी, क्योंकि ऑल इंडियन गेट एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कैसे आया हुआ है गेट एग्जामिनेशन में, तो आप देखोगे ना, आपका जो थिन सिलेंडर का जो प्रॉब्लम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये डायग्राम भी सेम, मैं क्या किया था, मैं डायग्राम भी सेम लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आई हुआ प्रॉब्लम गेट एग्जाम का, और साथ ही साथ डेटा भी एकदम एग्जैक्टली सेम लिया था, डेटा में भी कोई चेंजेस नहीं किया था। और इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, जो प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, ये सिविल में आया हुआ था। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था पता ना, दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर दिया था एक ही क्वेश्चन में, यानी जो सिविल वाला जो प्रॉब्लम है वो प्योर शियर का आया हुआ है सिविल वाला प्रॉब्लम, और मैकेनिकल का वो प्रॉब्लम आया हुआ है, तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया ताकि मैं एक ही प्रॉब्लम मैंने मैकेनिकल वालों को और सिविल वालों को दोनों को सिखा पाऊंगा और एकदम ईजी वे में यहाँ पे प्रॉब्लम्स को बना पाऊंगा। तो आप देखोगे कंसेप्ट जो है आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे ईजी वे में मैंने किया, कुछ नहीं किया, सीधा मेरे को फॉर्मूला यूज करना था यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, बट ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाया। इसके वजह मेरे को सीधा क्या करना था, लोड अपॉन एरिया यूज करना था, एक्सिस स्ट्रेस के लिए लोड अपॉन एरिया। तो सिर्फ लोड क्या मतलब वेट हो गया डिवाइडेड बाई एरिया हो गया, तो एक्सिस स्ट्रेस आ गया, डायरेक्ट का तो मतलब ही होता 4 डिवाइडेड बाई एरिया हो गया। तो एरिया आपको वही लेना था, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और यहाँ से टेंशन, यहाँ से टेंशन, और ये वाला क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और सिग्मा थीटा का डाय का आपने फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट था प्योर शियर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था जिसका मोहर सर्कल ऐसा बनता है कि ओरिजिन पे सेंटर आता है। तो मैंने भी यहाँ पे किया कि ये अगर ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, एक टेंशन एक कंप्रेशन, तो मोहर सर्कल जो बनता है ऐसे केस में, टेंशन कंप्रेशन केस में, वो तभी प्योर शियर को रिप्रेजेंट करेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तो मैंने बस दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया था बताना, इक्वेट कर दिया था, और प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया, इजी वे में, आसान वे में सॉल्व हो गया। तो आप देखोगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इजी वे में था। मैं इसका पूरा डिटेल एनालिसिस किया हूँ कैसे आपको बनाना चाहिए था, और गलती कहाँ पे कर रहे थे, तो बहुत लोग सिर्फ यहाँ पे गलती कर रहे थे। सिग्मा ए निकालने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलती करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे बताना, सिग्मा ए निकालने पे टाइम पे थिन प्रेशर वेसल जो था, थिन सिलेंडर का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, सिग्मा ए का PR/2T लगा लेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट यहाँ पे वही था कि अगर सिग्मा ए का अगर मान लो फॉर्मूला लगा दिया PR/2T, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो अगर ये मैकेनिकल का आप जाके अगर प्रीवियस गेट एग्जाम का क्वेश्चन देखते हो तो एक्जैक्टली आया हुआ है, वहां पे पूछा था, वहां क्या पूछा था बता रहा हूँ, वहां सिर्फ इतना पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हुप स्ट्रेस एज वेल एज एक्सियल स्ट्रेस, इतना पूछा था वहां पे। एक्चुअली 2 पार्ट में था, दूसरे पार्ट में कुछ और पूछा था। पहले वाले पार्ट में पूछ रहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा थीटा एंड सिग्मा ए, 2 ही चीज वहां पे पूछा था। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, सिग्मा थीटा का वैल्यू 10 आना चाहिए, और सिग्मा ए का वैल्यू कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। दोनों 10 और 10 आना चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट लोग, और गेट एग्जाम में जब प्रॉब्लम फ्रेम किया था, जब IIT के प्रोफेसर ने जब प्रॉब्लम फ्रेम किया था, तो उसको ऑप्शन भी जानबूझ के उसने ऐसा डाला था कि सिग्मा ए का एक ऑप्शन डाला था उसने 5 डाला था, कि सिग्मा ए का वैल्यू 5 आ रहा है और सिग्मा थीटा का वैल्यू 10 आ रहा है। एक और ऑप्शन डाला था जहां पे सिग्मा ए का वैल्यू 10 आ रहा है और सिग्मा थीटा का वैल्यू भी 10 आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो गए, और सिग्मा ए का जो वैल्यू हो कितना 5 न्यूटन पे टिक कर दिया, जो कि गलत है। सिग्मा ए 5 नहीं होगा, सिग्मा ए आपको जो होगा कितना होगा, 10 मेगापास्कल यहाँ पे होगा, बिकॉज वो फॉर्मूला आपको नहीं लगाना था।
आपको सिग्मा ए का फॉर्मूला नहीं लगाना था, सिर्फ सिग्मा थीटा का फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि साफ सा प्रॉब्लम में यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ था। तो आप देखोगे अगर आपका जो कंसेप्ट है ना अगर वो एकदम क्लियर है बेसिक वे में, तो वैसे कंडीशन में आपसे जो मिस्टेक होने का जो चांस होता है वो काफी कम हो जाता है, और प्रॉब्लम को आप क्या करते हो सीधा बनाते हो, स्ट्रेट बनाते हो, और आंसर भी आपका सही आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, बहुत ही आई होप आप बहुत एंजॉय किए होगे, आपको सीखने को बहुत कुछ यहाँ पे मिला होगा, चाहे वो थिन सिलेंडर का हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट हो, चाहे वो मोहर सर्कल का कंसेप्ट हो। एक कॉम्बिनेशन बहुत सारे कंसेप्ट्स को मिला के एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप यहाँ पे ऐसा सीख पाओगे, और इस टाइप से प्रॉब्लम अगर आता है गेट एग्जाम में तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे ऑन द बेसिस ऑफ थिन सिलेंडर, मोहर सर्कल और फ्लूइड मैकेनिक्स, सभी कंसेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे थे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये प्रॉब्लम को मैंने बहुत ही क्लियर वे में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश किया, ताकि आप बहुत अच्छे वे में प्रॉब्लम को सीख पाओगे, मल्टीपल कंसेप्ट को सीख पाओगे। तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वाले कॉम्बैट में, दैट इज कॉम्बैट नंबर 7 में आपके साथ आऊँगा। कॉम्बैट नंबर 7 में क्या करूँगा आपके साथ एक नया प्रॉब्लम लेके आऊँगा। पहले से बता रहा हूँ टॉपिक डिसाइड कर ले रहे हैं, डिफ्लेक्शन का टॉपिक लेके आऊँगा, जो कि बहुत ही ना मल्टीपल कंसेप्ट के ऊपर होगा, बहुत ही बेस्ट वाला प्रॉब्लम होगा, जिसमें सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा उस वाले प्रॉब्लम में। और अगर किसी को पहले से अगर बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है दैट इज़ वेरी गुड, आप उस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बट जिसको अगर बहुत बेस्ट वे में नहीं आता है कुछ कंसेप्ट, अगर मान लो प्रॉब्लम है कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वैसे लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे वे में सीख पाएंगे। और जिनका आता है वो प्रैक्टिस हो जाएगा उनको कि आप कैसे प्रॉब्लम को बना रहे हो, क्या आप बना रहे हो, आपका आंसर सही है, आपका आंसर गलत है। जैसे इसमें आप मैच कर सकते हो अपने आप को, अगर आप बनाए थे तो आप कितना सही थे, कितना गलत थे, आप किस पॉइंट पे सही थे, आप किस पॉइंट पे गलत थे, आप अपने आप को एक एनालिसिस कर सकते हो, सोच सकते हो। और कहीं पे भी आपका थोड़ा सा भी पॉइंट अगर मान लो परसेप्शन आपका रॉन्ग था या कंसेप्ट रॉन्ग था, तो सोल्यूशन के थ्रू आप अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, आप इंप्रूव भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले कॉम्बैट में, कॉम्बैट नंबर 7 में विथ प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेक्शन टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्लेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में उसके साथ मिलेंगे यहाँ पे फॉर सिविल एंड मैकेनिकल बोथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू।